नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। इटली के एक अखबार कोरियर डेला सेरा को दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने बताया कि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी के पसंदीदा थे और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी नानी पाउला माइनो की फेवरेट थी। 52 साल के राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की, इस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब सा है। मुझे इसका सही जवाब तो नहीं पता है कि शादी क्यों नहीं की, लेकिन जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही कहा कि मैं बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव भी शेयर किए। इस यात्रा के दौरान उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने पूरी यात्रा के लिए दाढ़ी नहीं कटवाने का फैसला लिया था। अब मैं इस बारे में फैसला लूंगा कि दाढ़ी रखना है या नहीं। इटालियन अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में फासिवाद की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचे ढह रहे हैं और संसद ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष फासिवाद के खिलाफ मजबूत विकल्प दे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराया जा सकता है। राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि क्या पीएम मोदी को अगले साल होने वाले चुनाव में हराया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो तो 100%। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वंशवाद से पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम एक परिवार हैं, हमारे पास एक विचार है, ये विचार जिसमें भारत की स्थापना हुई है, हमारा एक मिशन है, ये हम सभी से ज्यादा मायने रखता है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, जैसे मेरी दादी और मेरे पिता ने अपने देश के लिए जान दे दी थी। ये एक विचार ही तो है कि मेरी माँ का जन्म इटली में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। मैं अपने जीवन के अंत तक इस विचार की रक्षा करूंगा। बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बुधवार को साइकिल से दफ्तर पहुंचे और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव मेरे सपने में आए, उन्होंने मेरे साथ साइकिल भी चलाई। तेज प्रताप ने दावा किया है कि सुबह 9 बजे जब वो सो रहे थे तब उन्हें नेताजी मुलायम सिंह यादव सपने में दिखे और इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने उनसे बहुत सारी बातें की, उन्हें गले लगाया और इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने उनके साथ सपने में साइकिल भी चलाई और इससे उन्हें साइकिल से दफ्तर आने की प्रेरणा मिली। नेताजी मुलायम सिंह यादव से सपने में हुई इस मुलाकात का जिक्र एक लंबे चौड़े लेख के जरिए फेसबुक पर तेज प्रताप ने किया, जिसमें वो लिखते हैं कि आज दिनांक 22 फरवरी 2023 को जब मैं सुबह सो रहा था तो मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मैंने पिता तुल्य स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को देखा और मैं सपने में वृंदावन की तरफ जा रहा था। मुझे रास्ते में सैफई गांव मिला तो मैं वहां चला गया और मैंने एक अद्भुत नज़ारा वहां पर देखा जिससे मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने देखा कि नेताजी कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, नेताजी मुझे देख रहे थे और चौंक गए और बोले, अरे आप यहाँ कैसे? जिसके बाद मैंने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ, तो सोचा कि आपके गाँव होता चलो। उसके बाद नेताजी बोले, चलो आज सैफई घुमाता हूँ। तो मैंने नेताजी को कहा कि आज सैफई साइकिल से घूमा जाए। तो नेताजी ने साइकिल मंगवाई और सभी को बोला कि आज तेज प्रताप जी के साथ गांव साइकिल से घूमने चले। फिर नेताजी और मैं दोनों साइकिल से चल दिए गांव की सैर पर। गांव से कुछ दूर तक मैं गया तो एक पुल था टूटा फूटा सा, वहां पर एक औरत मिली और उसने पूछा कि नेताजी कहाँ जा रहे हैं? तो नेताजी बोले, मैं एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। और फिर उसने पूछा कि ये कौन है आपके साथ? तो नेताजी बोले, ये तेज प्रताप जी हैं, बिहार से आए हैं। फिर नेताजी शादी समारोह में शामिल हुए। नेताजी के साथ मुझे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। फिर नेताजी मेरे कमरे में आए जहां मैं बैठा हुआ था और फिर वो भी हमारे साथ बैठे, हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद नेताजी ने मुझे एक घड़ी भेंट की, वो घड़ी के दीवाने थे। फिर मैंने नेताजी की घड़ी ली और घड़ी लेने के बाद मैं उनके कदमों में गिर गया और बहुत भावुक हो गया। उसके बाद नेताजी को पकड़कर मैं रोने लगा। नेताजी ने भी मुझे पकड़ा और बोले कि तुमको बहुत ऊंचाई तक जाना है। रोते समय मैंने नेताजी को बोला कि नेताजी आप हम सभी को अकेला छोड़कर क्यों चले गए? तो उन्होंने कहा कि मैं गया कहाँ हूँ, मैं तुम्ही लोगों के बीच में तो हूँ। और उसके बाद फिर मेरी नींद खुल गई।
आज मैंने जो स्वप्न देखा वो मेरे लिए नेताजी की तरफ से आशीर्वाद था, जिसमें मुझे काफ़ी हिम्मत मिली और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके दिखाए रास्ते पर मैं चलूं और जनता की दिल से सेवा करूं। आज मैं नेताजी की याद में अपने मंत्रालय अरण्य भवन तक साइकिल से जा रहा हूं। ये फेसबुक पर तेज प्रताप यादव ने उस सपने का जिक्र करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जो आज उन्होंने सुबह सुबह देखा था। सुबह के सपने सच होते हैं, ऐसा कहा जाता है, और शायद इसीलिए तेज प्रताप यादव साइकिल से गए। हालांकि पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि साइकिल से चलना इसलिए अच्छा होता है कि इससे सेहत भी चुस्त दुरुस्त है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के बाद क्या अब अमेरिका में एक भारतवंशी के सुप्रीम लीडर बनने की बारी है? अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। भारतीय मूल की निकी हेली के बाद अब एक और भारतवंशी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये व्यक्ति हैं विवेक रामास्वामी, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी पेश की है। और तो और उन्होंने चीन से मुक्ति दिलाने और चीन पर निर्भरता खत्म करने का वादा भी किया है। विवेक ने फॉक्स न्यूज के प्राइम टाइम शो पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान किया। योग्यता को महत्व देते हुए विवेक रामास्वामी ने कहा कि हम राष्ट्रीय पहचान के संकट के बीच में फंसे हुए हैं, जहां हम लंबे समय तक अपने मतभेदों को साथ लेकर चले हैं। हम भूल गए हैं कि हम अमेरिका के स्थानीय नागरिकों के समान ही हैं, जो उनकी तरह ही राष्ट्रहित में सोचते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं इस देश के उन आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल हो रहा हूँ। लाइव इंटरव्यू के दौरान विवेक ने कहा कि हमें अमेरिका में हमारी जिंदगी के हर पहलू में योग्यता को फिर से तवज्जो देनी होगी। मैं अमेरिका फर्स्ट का प्रचारक हूं, लेकिन अमेरिका को सबसे पहले प्राथमिकता देने से पहले हमें ये देखना होगा कि अमेरिका क्या है। मेरे लिए ये इस देश के बुनियादी नियम हैं जो इस राष्ट्र को अभिव्यक्ति की आज़ादी, सुशासन और लोकतंत्र की ओर ले जाते हैं। अमेरिका से अपने जुड़ाव की बात को विवेक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पिन भी किया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हाल में हुए संदिग्ध स्पाई बलून मुद्दे ने भी आग में घी का काम किया है। रामास्वामी ने उस मुद्दे के साथ चीन के बारे में कहा, चीन का बढ़ता प्रभुत्व अमेरिका की विदेश नीति के लिए खतरा होगा, इसलिए हमें इसका हल ढूंढने की जरूरत है। इसके लिए हमें कुछ बलिदान करने होंगे। हमें चीन से पूरी तरह से मुक्ति की जरूरत है और ये आसान होगा। बेशक इसमें कुछ असुविधा हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर गौर करना होगा कि चीन हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। अगर चीन की बजाय रूस का जासूसी गुब्बारा हमारे आसमान में दिखता तो उसे तुरंत मार गिराया होता। रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए होते, लेकिन हमने चीन के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया? इसका जवाब साफ है कि हम हमारे आधुनिक जीवन के लिए चीन पर निर्भर हैं। इस निर्भरता को खत्म करना होगा। विवेक रामास्वामी ने चीन के बारे में भी अपने विचार ट्वीट किए हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में निकी हेली ने भी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी पेश की थी। वो साउथ कैरोलिना से 2 बार गवर्नर रह चुकी हैं। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान वो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के पद पर भी थीं। अब 37 साल के विवेक रामास्वामी भी राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में हैं। वे टेक सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन हैं। 2014 में उन्होंने रोइवेंट साइंसेज की स्थापना की थी। विवेक जब छोटे थे तभी उनके माता पिता केरल से जाकर अमेरिका बस गए थे। देखने वाली बात होगी कि निकी हेली और विवेक रामास्वामी की एंट्री से 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव क्या रंग लाएगा। अक्षय कुमार लगातार सेल्फी के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। कोई ना कोई खबर सेल्फी को लेकर के आती ही रहती है, या अक्षय कुछ ऐसा कर देते हैं कि खबर बन जाती है। अक्षय और इमरान हाशमी की जोड़ी इस फिल्म में दिखेगी, लेकिन अब सेल्फी को लेकर एक ऐसी खबर आई है कि अक्षय के फैंस हो गए हैं बेहद खुश। जी हाँ, बात ही ऐसी है। दरअसल अक्षय कुमार का नाम जुड़ गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। अक्षय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। दरअसल अक्षय ने अपनी फिल्म सेल्फी के एक प्रमोशन इवेंट के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया है। 3 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फ पोर्ट्रेट तस्वीरें यानी कि सेल्फी लेने का रिकॉर्ड अक्षय ने अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि 3 मिनट में अक्षय ने 184 सेल्फी ली।
और इसी के साथ जो पुराना रिकॉर्ड था 3 मिनट में सबसे ज़्यादा सेल्फी लेने का यूनाइटेड स्टेट्स के जेम्स स्मिथ के नाम, वो टूट चुका है और अब ये रिकॉर्ड अक्षय कुमार के नाम है। अक्षय कुमार के फैंस इस बात से बेहद खुश हैं और अक्षय का भी कहना है कि दरअसल उनके फैंस के अनकंडीशनल लव और सपोर्ट की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है। आपको बता दें कि अक्षय के लिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2022 में उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। 2023 की ये उनकी पहली रिलीज़ होने वाली है, जिसका सफल होना उनके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा अक्षय कुमार दिन रात एक करके सेल्फी के प्रमोशन में जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना जाहिर तौर पर सेल्फी के लिए एक बड़ा प्रमोशनल बूस्टर बन चुका है। तो अक्षय कुमार के नाम है अब नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा सेल्फीज 3 मिनट में लेने का। ये 184 सेल्फीज अक्षय को जिंदगी भर याद रहने वाली हैं। बात एक ऐसे ट्रेलर की जो कुछ ही सेकंड्स में आपकी आंखों में आंसू ले आता है। आप सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लंबे वक्त के बाद ये दिखा है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में। सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, ये इसके ट्रेलर ने बता दिया है। रानी मुखर्जी इसमें लीड रोल में है और इस फिल्म के साथ यकीनन वो अपने करियर की शायद अब तक की सबसे इंटेंस परफॉर्मेंस देने जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। ट्रेलर देखकर आप ये तय कर लेंगे। कहानी है मिसेस चैटर्जी यानी देबीना और उनके पति की, जो नॉर्वे में रहते हैं। दोनों के 2 प्यारे बच्चे हैं, शू और शुचि, जो दोनों ही दंपति, लेकिन खासकर मिसेस चैटर्जी की तो पूरी दुनिया है। पूरी शिद्दत से वे इनका ख्याल रखती हैं, बेहद खुश हैं। ये पूरा परिवार अपनी खुशियों में ही है जब अचानक एक दिन बिना कुछ बताए स्टेट चाइल्ड सर्विसेज के अधिकारी दोनों बच्चों को अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। और फिर इसके बाद शुरू होती है मिसेस चैटर्जी की एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ एक फौलाद सा हौसला रखने वाली माँ ही लड़ सकती है। भारतीय संस्कृति में बच्चों को जिस आत्मीयता और लाड दुलार के साथ रखा जाता है, उसी की बिना पर नॉर्वे में बच्चों को माँ बाप से दूर कर दिया जाता है। मसलन हाथ से खाना खिलाना, साथ सुलाना, माथे पर तिलक लगाना। हर दलील के बावजूद ये तय हो जाता है कि चैटर्जी दंपति को बच्चे नहीं मिलेंगे 18 साल के होने तक। नॉर्वे से लेकर भारत तक दुनिया के हर उस कोने में एक माँ लड़ाई लड़ती है जहां वो जा सकती है। इस माँ की लड़ाई देखकर आप कई बार रोएंगे, भीतर तक की कहानी आपको झकझोर देगी, लेकिन इसी माँ की हिम्मत को आप सलाम करेंगे। 17 मार्च 2023 को रिलीज हो रही मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस साल की सबसे बड़ी रियल लाइफ इंस्पायर्ड इमोशनल ड्रामा होने जा रही है, जो बेहतरीन कहानी, अभिनय के साथ एक ऐसी फिल्म की गारंटी देती है जो आपको हर हाल में देखनी ही चाहिए। कंगना रनौत खुद को बॉलीवुड की सेल्फ मेड सुपर सक्सेसफुल एक्ट्रेस समझती है। वो खुद को बेस्ट समझती है और सबसे अच्छा समझती है। खैर, समझने को कोई कुछ भी समझे, इस पर कोई रोक नहीं है, पर समस्या तब होती है जब सामने वाले पर बेबाक टिप्पणियां और आरोप लगाने से भी वो नहीं चूकती और इससे हो जाते हैं एक के बाद एक विवाद। वैसे तो कंगना की हिट लिस्ट में अब तक बॉलीवुड के ज्यादातर नाम आ चुके हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। कंगना रनौत ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को माफिया कह डाला है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। कंगना रनौत ने अमिताभ बच्चन पर जबरदस्त भड़ास निकाली है और अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का माफिया बता दिया है। आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या है। कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर बेहद एक्साइटेड है। वो इसे अब तक की वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक फिल्म बता रही है। लेकिन आपको बता दें, कंगना रनौत ने काफी वक्त पहले 20 अक्टूबर 2023 को इसकी रिलीज डेट की घोषणा कर दी थी। अब कुछ ही वक्त पहले अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी फिल्म गणपत की रिलीज डेट जारी की है और ये 20 अक्टूबर 2023 ही है। बस यही बात कंगना रनौत को बुरी तरह से अखर गई। अब कंगना रनौत के मुताबिक जब पहले से ही वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर चुकी थी और आसपास पूरा महीना खाली पड़ा हुआ है, फिर ऐसे में एक ही दिन 2 फिल्मों के क्लैश की जरूरत क्या थी, वो भी तब जब बॉलीवुड पहले ही सूखे की मार झेल रहा है। ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ऐसे में जबरदस्ती एक फिल्म को नीचा दिखाने के लिए उसी दिन एक फिल्म को रिलीज करने की जरूरत क्या थी। कंगना ने ट्वीट किया और लिखा,
कि 20 अक्टूबर को अपनी फिल्म इमरजेंसी की घोषणा की। पूरा अक्टूबर फ्री है, नवंबर, दिसंबर, सितंबर भी फ्री है। लेकिन श्री अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने 20 अक्टूबर को ही अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म की घोषणा कर दी। हा, लगता है पैनिक मीटिंग हो रही है बॉलीवुड माफिया गैंग्स में। तो कंगना ने इस बार अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा है। आपको बता दें, इमरजेंसी और टाइगर श्रॉफ की रिलीज डेट दोनों अब एक हो सकती हैं, लेकिन कंगना ने एक और इशारा दे दिया है। कंगना के मुताबिक अब वो इमरजेंसी की रिलीज डेट को बदलेंगी, लेकिन कुछ दिन पहले ही इसे जारी करेंगी ताकि कोई और उस दिन के लिए ना आ जाए। कंगना का गुस्सा एक तरह से जायज इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि काफी वक्त पहले वो अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट की घोषणा कर चुकी थी। ऐसे में ये क्लैश काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कंगना ने अमिताभ बच्चन के लिए किया है, लगता नहीं कि बॉलीवुड में इस बार कंगना के लिए गुस्सा कम होने वाला है। इंडियन क्रिकेट के सबसे चहेते क्रिकेटर्स में से एक सौरव गांगुली, अब इन पर बनने जा रही है एक बायोपिक, जिसका इंतजार लंबे वक्त से था और चर्चाएं भी। जी हाँ, रियल लाइफ हीरोज की जिंदगी को पर्दे पर उतारने का एक अलग ही क्रेज होता है। हालांकि इसमें खतरे भी कम नहीं, क्योंकि फिक्शन का स्कोप इसमें बेहद कम होता है, खासकर लीड किरदार के ट्रीटमेंट को लेकर, उसकी जिंदगी से जुड़ी तमाम बातों को लेकर के। इसलिए रियल लाइफ हीरो को कौन सा रियल लाइफ हीरो निभाएगा, ये बड़ी चुनौती होती है। लंबे वक्त से इस पर मंथन हो रहा था कि कौन सौरव गांगुली बनकर पर्दे पर उतरेगा। तो यहाँ आपको बता दें कि सौरव गांगुली के किरदार में आपको दिखने वाले हैं रणबीर कपूर। जी हाँ, रणबीर कपूर के नाम पर मोहर लग चुकी है। सौरव गांगुली के ऊपर बनने वाली बायोपिक में रणबीर कपूर ही लीड रोल में नजर आएंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि इस फिल्म का नाम हो सकता है दादा। हालांकि इसे लेकर मेकर्स ने कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। लंबे वक्त से रणबीर का नाम इस बायोपिक के साथ जुड़ रहा था और अब ये तय है कि रणबीर कपूर ही सौरव गांगुली का लीड रोल प्ले करेंगे। अब तक इसे लेकर कई अपडेट्स आ चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि शूटिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, डेट्स भी निकाल ली गई है और कोलकाता में इस फिल्म की शूटिंग को शुरू किया जाएगा। लव रंजन इसे डायरेक्ट करेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और रणबीर कपूर इसकी शूटिंग के सिलसिले में कोलकाता भी जा चुके हैं। और आपको बता दें कि रणबीर कपूर और सौरव गांगुली की कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। तो रणबीर कपूर ही बनने जा रहे हैं सौरव गांगुली पर्दे पर। दरअसल संजय दत्त की बायोपिक संजू यानी कि संजय दत्त पर बनी बायोपिक में रणबीर कपूर ने जिस तरह काम किया था वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। संजू के किरदार को रणबीर ने पूरी तरह जस्टिफाई किया। उसे ये बात साफ हो गई कि बायोपिक्स के लिए वे एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन संजू एक सुपरस्टार की जिंदगी से जुड़ी कहानी थी और ये एक क्रिकेटर की। ऐसे में कई और बातें हैं जिन पर पूरी तरह खरा उतरना उनके लिए एक चुनौती होगी। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।